हाय सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आप सभी के लिए बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं या सीटेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन होगा। अब हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सटीक व्याख्यात्मक के रूप में हल करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन एक लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो लिंग पहली बात हम समझ लेते हैं लिंग पूर्वाग्रह होता क्या है। लिंग पूर्वाग्रह यह होता है कि कुछ हम ऐसी बातें कर देते हैं जो कहीं लिखा पढ़ा नहीं है। एक हम उदाहरण के रूप में बताए हैं, तो हम तोड़ कर बताते। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि पहले से बनाई गई कोई धारणा जिसका कोई प्रामाणिकता नहीं है। ठीक है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे या मैं ही कर सकता हूँ दूसरा कोई नहीं कर सकता, या मैं ही कर सकता हूँ दूसरा कोई नहीं कर सकता, या मैं ही गणित प्रश्न का हल कर सकता हूँ दूसरा कोई हल ही नहीं कर पाएगा। या हम ऐसे ही बातें करें कि लड़कियाँ गणित नहीं पढ़ सकती हैं, सिर्फ लड़के गणित पढ़ सकते हैं, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। यही लिंग पूर्वाग्रह है। ठीक है, समझ गए। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कहता है कि छात्राएं, अब एक एक ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, जो ऑप्शन सही होगा उसको हम सही लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अब हम एक एक ऑप्शन को काटते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि लड़कियां गणित में अच्छी होती हैं, लेकिन जब उनसे कोई तर्क पूछा जाता है कि गणित आपने ये कैसा हल किया, तो वहाँ पर वो कठिनाई महसूस करती हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ये लिंग पूर्वाग्रह की बातें करता है, जेंडर बायस की बात करता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि लड़कियां सिर्फ गणित सीख लेती है लेकिन उसका ठीक तरीके से हल नहीं कर पाती है, हल को बता नहीं पाती हैं कि हम कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। नकारात्मक चीज़ें हमें नहीं हल करनी है, हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें लड़के की भी इज्जत हो और लड़कियां की भी इज्जत हो। इज्जत का मतलब ये होता है कि उनके बारे में सकारात्मक बातें करती हो, हमें नकारात्मक ऑप्शन को नहीं ढूंढना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो भाषा से संबंधित होता है और संगीत से संबंधित होता है उसमें लड़कियां दक्ष होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लड़के भी अच्छे होते हैं। जैसे भाषिक के रूप में आप कवि को देख लीजिए, कुमार विश्वास के देख लीजिए, आप कितना अच्छा बोलते हैं। और संगीत जैसे आप जानते हैं, संगीत सोनू निगम है ना, ये सब अच्छे अच्छे गायक हैं। तो लड़कियां भी अच्छी होती है, लड़के भी अच्छे, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की बात की गई है, लड़कों की बात नहीं की गई, इसीलिए ये ऑप्शन नकारात्मक है। और ऑप्शन नंबर हम सी भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर बी भी यही कह रहा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्व निष्पादन करती हैं। स्थानिक का मतलब होता है क्रम, स्थानिक का मतलब होता है क्रम। जैसे पहली हो गया, एक ऐसा चित्र बना रहता है जो बिखरा हुआ रहता है, अब हम उसको सेट करना है तो क्रम के अनुसार ही हम सेट करेंगे। सिर ऊपर होता है तो ऊपर ही लगाएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि लड़कियां इतनी दक्ष नहीं होती जो क्रम में लगा सके, तो वही ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ये नकारात्मक चीज़ें बात कर रही है। सकारात्मक हमें ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें सकारात्मक बातें की गई हों, जो दोनों की बातें की गई हों कि दोनों ही अच्छे हैं। नकारात्मक कम लगाइए। ठीक है, कम लगाइए का मतलब ये लगाइए ही नहीं। सीटेट में हमें नकारात्मक चीज़ें को हल नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिना पढ़े ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पढ़ भी लो तब भी सही ही है। कह क्या रहा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। हाँ, लड़कियां भी लड़कों की तरह ही अच्छी हैं गणित लगाने में, लड़के भी लड़कियों की तरह ही पढ़ने में अच्छे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं
आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, और ये क्वेश्चन कहता है कि यह प्रश्न जो हमने पूछा है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है या किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणात्मक, बी मुक्त अंत, ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर डी अपसारी। अब हम एक एक ऑप्शन को काटते हैं। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मथुरा और अयोध्या में क्या अंतर है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों को अलग करती है। तो आप ये बताइए, अपसारी चिंतन का मतलब होता है सृजन करना, यानी मौलिक विचार, कुछ हम औरों की जो और लोग हैं हम उनसे बेहतर सोचें, या कुछ ऐसा कार्य करें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकाशित करती हों, हम एक खोज करें, वहाँ पर होगा अपसारी। अपसारी का मतलब होता है सृजनशीलता। लेकिन जब आप बात करेंगे मथुरा और अयोध्या की, एक उदाहरण बता रहे हैं, तो अयोध्या हमारे राम जी के लिए प्रसिद्ध है और कृष्ण मथुरा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप कोई नई चीज़ें नहीं बता रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड ये होता है ABCD के रूप में विभाजित होता है और अंक 1 2 3 के रूप में विभाजित होता है। यहाँ पर आपने कौन सा नई चीज़ बताए हैं, कोई नई चीज़ नहीं बताए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। मुक्त अंत का मतलब होता है जो बंद हुई चीज़ें हों। ठीक है, क्या हो, सॉरी, मुक्त अंत का मतलब ये होता है अपसारी। चाहे हम अपसारी कहें चाहे मुक्त अंत करें, मुक्त अंत का मतलब ये होता है ना भाई, जो खुले विचार वाले हों। मुक्त अंत का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भारत में कहाँ घूमने वाली जगह है, या कौन सा प्रसिद्ध स्थान है, तो आप कई चीज़ें बताओगे ना। अयोध्या जी हैं, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, आप बहुत सारी चीज़ें बताओगे जहाँ घूमने वाली जगह है। लेकिन अभिसारी क्या होता है, जैसे 5 और 3 कितना होता है, आप 8 ही तो बताओगे। आप ऐसे तो नहीं बताओगे नहीं भैया कि क्या नाम बोलते हैं 5 4 9 होता है। कुछ नई चीज़ें हमें नहीं बतानी, जो पूछ रहा है फैक्ट पर आधारित होता है, वो हो गया अभिसारी चिंतन। और अपसारी क्या होता है, जो हम खुले विचार करें, मतलब हम ऐसी कोई बातें करें जो हम बहुत चीज़ें बताएं, एक चीज़ ना बताएं, तो हो गया अपसारी। और वही होता है मुक्त अंत। ठीक है, इसके उत्तर एक से अधिक होते हैं, मुक्त अंत का मतलब ये होता है। समझ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब समस्या समाधान के बारे में हम देख लेते हैं। अब ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, इसका समस्या समाधान से क्या तात्पर्य है। कोई तात्पर्य नहीं है, इसका क्वेश्चन से और इसके उत्तर से कोई संबंध नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए बिना पढ़े आप इसको सही कर दीजिए। हम इसका मतलब भी बताएंगे कि क्या होता है। देखो, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणात्मक प्रकार से संबंध रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्लेषण का मतलब होता है हम किसी चीज़ का विश्लेषण करें या खंडों को तोड़ के बारे में उसको बताएं कि हाँ ग्रेड इस प्रकार से संबंधित है, अंक इस प्रकार से संबंधित, तो आप विश्लेषण ही कर रहे हैं ना भैया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हमें उत्तर अगर मुझे लगाना होता कि इसका उत्तर ये है तो हम 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगता, हम आपको उत्तर लगा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना है कि आपको समझ में भी आए कि ऐसा क्यों हुआ है। मुझे आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है, और सीटेट में खासकर आप रट्टू तोता बनिएगा भी नहीं कि इसका उत्तर हम देख लेते हैं यही उत्तर सही होगा। समझ रहे हो ना भैया। अब क्वेश्चन क्या रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। कोई ऐसा कार्य दिया गया है जो पिकनिक तय करते समय ऋषभ कुछ और चीज़ें बता रहा है, रिया कुछ और चीज़ें बता रही हैं, तो रिया सहमत नहीं उसके विचारों से और सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध है या पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या बी प्रतिक्रिया
या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सहयोग की नैतिकता, बिस्मार्क नैतिकता, डी कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। देखो, सहयोग की नैतिकता का मतलब ही होता है, पहली बात तो संज्ञानात्मक सिद्धांत उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर अपरिपक्वता का मतलब कुछ है नहीं, इन्होंने प्रतिक्रिया जैसा वर्ड उन्होंने दिया नहीं है, बिस्मार्क नैतिकता का भी कोई वर्ड दिया नहीं है। हाँ, उन्होंने एक जीन पियाजे के एक और भी सिद्धांत है जो बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने भी दिया है, लेकिन जो फेमस उतना नहीं है जीन पियाजे का। लेकिन बिस्मार्क नैतिकता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर नियमों का संशोधन, एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जब हमें किसी चीज़ का संशोधन करना होता है तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं। जहाँ पर संशोधन की बात आए उसको बोलते हैं समायोजन, और जहाँ पर संशोधन की बात ना करनी हो और वहाँ पे एक नया वर्ड को यूज़ कर लेना हो, यूज़ का मतलब जोड़ देना हो, तो वहाँ पर होता समावेशन। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि पिकनिक तय करते हैं तो ऋषभ से सहमत नहीं है, वह सोचती हैं बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। या सहपाठी विरोध क्या है? सहपाठी विरोध का मतलब होता है सहयोग की नैतिकता, सहयोग की नैतिकता। यह हम आपको सरल तरीके से बता देते हैं। जब आप पढ़िएगा पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो उसमें 3 चरण दिए हुए हैं। हम आपको एक सीधा सा वहाँ से जोड़ दें, आपको समझ में आएगा। इधर उधर की बातें छोड़िए, अब सुनिए समझिए। पियाजे ने 3 चरण दिए हैं। एक पहला चरण है कि परायत्त सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं बिस्मार्की या फिर पराधीन नैतिकता, है ना। जो इनकी उम्र होती है 4 से 7 वर्ष। कितनी होती है? 4 से 7 वर्ष। इसमें होता क्या है कि इसमें नैतिकता नहीं बदली जा सकती है, यानी नैतिकता निश्चित होती है। जैसे पापा ने कहा कि जीव को मारना पाप है। ये किस चरण में? परायत्त सिद्धांत में इसमें बोला गया है कि नैतिकता नहीं बदली जा सकती है। जीव को मारना पाप है तो पाप है। लेकिन इनका दूसरा क्या बोल रहा है कि सहयोगात्मक नैतिकता। सहयोगात्मक नैतिकता का मतलब होता है कि नैतिकता आपसी समझौता है। आपसी समझौता कैसा है कि हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जैसे एक कुछ लड़ाई हो गया है, अब सहयोग की नैतिकता का क्या मतलब है कि जब आप एक दूसरे से समझौता कर लें, चलो ठीक है हम आपका कहना मान लिए, तुम हमारा मान लो। यहाँ पर क्या हुआ? समझौता हो। वही बात तो है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करते हुए ऋषभ से सहमत नहीं है, लेकिन बाद में क्या हुआ? अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। समझिए इस बात को। तो संशोधन किया जाता है, यानी यहाँ पर समझौता हुआ है, तो इसीलिए सहयोग की नैतिकता सही हुआ है। पियाजे के दूसरे चरण में है सहयोगात्मक नैतिकता, जिसकी उम्र होती है 7 से 10। ठीक है। और तीसरा इनका स्वायत्त या परिस्थितिगत चरण, इनकी उम्र होती है 10 से 13। इसमें होता क्या है? इसमें नैतिकता बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है? शुरुआत में पापा ने बोला था जीव को मारना पाप है, लेकिन यही बच्चा आर्मी में भर्ती हो गया। अब वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो जीव को ही मारना है ना, तो वहाँ पे पाप नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो? नैतिकता बदली जा सकती है। नहीं मारेंगे तो हमको मार देगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर पियाजे के दूसरे चरण से संबंधित है क्या? सहयोगात्मक नैतिकता, इसकी उम्र होती है 7 से 10। इसमें बोलता है नैतिकता आपसी समझौता, इसको याद करिएगा। वही बात करें, पहले तो समझौता नहीं कर रही थी, ठीक है। समझौता क्या मतलब? उसके विचार से सहमत नहीं थी। बाद में हुआ कि हाँ चलो ठीक है संशोधन किया जा सकता है, तो क्या मतलब? आपसी समझौता हुआ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिय स्तर का सिद्धांत का एक रूप है? ठीक है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए थे। हम आपको बता दे रहे कौन कौन सा था। पहला था विश्लेषणात्मक बुद्धि, या उसी को बोलते हैं घटकीय बुद्धि। देखो ये बड़ा है और हम बड़ा नहीं करना चाहते, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपको ज़्यादा व्याख्या देंगे तो कुछ लोग होते हैं कि बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि हम पढ़े हुए हैं ना। तो हम ज़्यादा वीडियोस लंबा ना करते हुए हम आपको सटीक रूप से बता देते हैं है क्या चीज़। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 स्तर दिए थे, या त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। पहला था विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, दूसरा अनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि था, और तीसरा था सांदर्भिक बुद्धि, या उसी को बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि या परिस्थिति की बुद्धि, है ना। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा मिला? देखो लास्ट जो उन्होंने दिया था सांदर्भिक बुद्धि, या उसी को बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि।
तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी प्रायोगिक बुद्धि उन्होंने दिया ही नहीं, गणितीय बुद्धि उन्होंने दिया नहीं, संसाधनपूर्ण बुद्धि उन्होंने दिया ही नहीं। तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का कौन सा एक रूप है या कौन सा एक सही है, तो व्यवहारिक बुद्धि सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। अब हमारे मन में होता क्या, चलो ठीक है हम शब्दों को नहीं देखते, हाँ वाइगोस्की ना सामाजिक रूप से प्रसिद्ध है इसीलिए हम इसको लगा देते, सही हो जाएगा। नहीं, गलत है ये। यहाँ पर उपेक्षा की बात की है, अगर अपेक्षा की होती तो यहाँ पर सही होता है। तो वाइगोस्की सांस्कृतिक की भी बात करता है ना, सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। भाषा के बारे में भी बात तो किया ही है। पियाजे बोलते हैं कि विचार जो होता है वो भाषा से पहले होता है, वही वाइगोस्की कहता है नहीं, भाषा विचार से पहले है। वाइगोस्की क्या बोलता है, भाषा विचार, क्या बोलता है वाइगोस्की कि भाषा विचार से पहले है, वहीं पियाजे क्या बोलता है, विचार भाषा से पहले है। ठीक है, तो भाषा की बात होगी वाइगोस्की, ये भी सही है, लेकिन जो जैविक की बात नहीं की है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो है वो जो सही था वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वाइगोस्की किसकी किसकी बात करते हैं, सांस्कृतिक की, भाषाई की और सामाजिक की। जैविक की उन्होंने कोई बात नहीं की, वहीं यहाँ पर बात भी किया था कि उपेक्षा किसकी होती है, तो जैविक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। देखो, जब वैसे भी आपको की पॉइंट है, आँख, कान, हाथ, ये सब क्या है, ये सब हमारे इंद्रिय से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंद्रिय जनित गामक स्तर। मूर्त संक्रियात्मक में होता क्या है, इसमें चीज़ें संरक्षण का हो जाता है, सटीक रूप से आप क्रम निर्धारण कर सकते हो, मूर्त सोचना अमूर्त सोचना स्टार्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अमूर्त चीज़ें बालक कब सोचना प्रारंभ कर देते, तो प्रारंभ जब कर देते हैं तो वहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है तो वहाँ पर वो सही होगा अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही क्या है, बी सही है। ठीक है, जब आँख, कान व हाथों की बात हो तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ठीक है, बी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखो, अगर अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांतों को तुम पढ़े हो गए तब तो जान जाओगे। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सामने से ही सीखें या कोई चीज़ें चली हो, जैसे क्लास का बोर्ड हो गया, हम अप्रत्यक्ष रूप से ही हम अप्रत्यक्ष रूप से भी सीख सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे आप यूट्यूब से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप मुझे सामने से नहीं देख रहे हो, है ना, लेकिन सीख तो तब भी रहे हो। अगर मैं सामने होता तब भी सीखोगे, अगर नहीं होगा तब भी सीखोगे। तो ऑप्शन नंबर ए वही कह रहा है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण या मॉडलिंग, अभिनय समझ लो, जैसे बता रहे हैं आप, समझ लो आप सचिन तेंदुलकर को समझ लो, आप उसकी बैटिंग को देखे, आपको अच्छा लगा, अब आपके मन में हम भी खेलेंगे, आप खेलते खेलते सीख गए, लेकिन कैसे सीखे, किसको देख के सीखे, तो सचिन तेंदुलकर को देख के सीखे। अब आपको सचिन तेंदुलकर सामने से आके तुमको तो सिखाए नहीं थे, समझ रहे हो हम जो कह रहे हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा वही चीज़ कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीखें, हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से सीख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। एक सिद्धांत चित्र हो गया, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, एक सरल चीज़ें, पहेली हो गया, तो पहेली के द्वारा आप किस चीज़ की समझ बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। दूसरा, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। या ऑप्शन नंबर डी,
विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतर। देखो, हम आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। पहेली देखियो, पहेली में होता क्या है कि आपके चित्र बिखरे उखरे होते हैं, जैसे सिर अलग है, पैर अलग है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इनको जोड़ते हो कि कौन सा क्रम कहाँ पर है। तो कैसे सोचोगे, तर्क करोगे ना, विचार करोगे ना भाई। यहाँ सिर ऊपर होता है, हाथ इधर होता है, बाएं दाएं, पैर नीचे होता है। तो ये आप क्या कर रहे हो, तर्क कर रहे हो। लेकिन अब सोच तो लिए कि हाँ सिर ऊपर, अब लेकिन क्रम निर्धारण करोगे ना, सूचनाओं को इकट्ठा करोगे, सूचनाओं को व्यवस्थित करोगे कि हाँ सिर ऊपर लगाएंगे, हाथ इधर लगाएंगे, पैर नीचे लगाएंगे। तो ये चीज़ों क्या, सी वही तो कह रहा है कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। बाकी ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। आपको की पॉइंट दे दिया था, पासवर्ड, सिद्धांत, चित्र, मतलब यही होता है। एक हम आपको उदाहरण दिया कि पहेली को समझ लो, और पहेली दिमाग में आ गया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चे एक अवधारणाओं को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा। पहली बात तो समझ लो कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन कैसे सही होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उदाहरण, बचपन में आप साइकिल चलाना सीखे थे। कैसे सीखे थे, ऐसे सीखे थे कि हाँ साइकिल चलती है, हम चलाते हैं। हम चलाते समय कई बार गिरे भी होंगे। पहले हम दूसरी तरीके से चलाते थे, फिर हम धीरे धीरे विकसित हुए। कोई हमें पहले पीछे बैठ के कोई सिखाता था, ऐसे ऐसे चलाया जाता है ना, हमें इंडिकेट करता था या हमें निर्देशन देता था कि हाँ इसको ऐसे चलाया जाता है। कब, शुरुआत में सीख जाओगे तब थोड़ी ना देगा, सीख जाओगे तब कोई नहीं देता है, शुरुआत में ही दी गई। एक कथन याद आ गया कि शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं थॉर्नडाइक के विषय में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या, कि हम करके सीखते हैं, हम जितनी त्रुटि करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। तो वही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित एक क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यह क्या है। पहली बात तो सीख लीजिए कि है क्या क्वेश्चन। देखो, सीखने के लिए आकलन ये होता है कि जब पूर्व में ही हम बच्चों की रुचियां जान लें, बच्चों की ज़रूरतें जान लें, बच्चों की आवश्यकताएं जान लें। कब, पूर्व में हमें किस तरह पाठ को पढ़ाना है। तो ये क्या हो गया, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन, जब पूर्व में हम सारी गतिविधियां बना लें कि कैसे हम योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चों की रुचि क्या है उसके अनुसार पढ़ाएं, बच्चों की आवश्यकताएं क्या है उसके अनुसार पढ़ाएं, बच्चों की ज़रूरतें किस चीज़ में है उसके अनुरूप पढ़ाएं। ये क्या है, सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन क्या है कि जब हम कोई पाठ पढ़ाए और पढ़ाने के बाद में एक आपने किताब में देखा होगा, लिखा होता है कितना सीखा, तो ये क्या होगा, सीखने का आकलन। हम कोई पाठ पढ़ाए, पढ़ाने के बाद में हम बच्चों से पूछे कि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमने जो पाठ पढ़ा है बच्चे सीखे भी या नहीं, इसको जान लेना सीखने का आकलन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। ये सीखने के लिए आकलन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक जेंडर विभेद से एक और अच्छा क्वेश्चन आया, देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद क्या है। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी, पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा
पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। देखो पहली बात तो प्रभावित तो करेगा ही जेंडर बायस, ये ऑप्शन नंबर डी पहली काट दो। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ें बताए थे कि कोई भी चीज़ें, कोई भी ऑप्शन में अगर स्त्री की बात करता हो, केवल स्त्री की बात करता हो, केवल पुरुष की बात करता हो, तो वो लिंग विभेद या लिंग जेंडर बायस के रूप में जाना जाएगा, है ना। तो बी और सी पुरुष और महिला की केवल बात कर रहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल, आप किसी एक पर्सन को टारगेट करो, लड़कियों को ही मान लो, उन्हीं को सबसे अच्छा नंबर दोगे तो लड़के बेचारे यही तो सोचें क्या फ़ायदा है इतना मेहनत करने के लिए, हमारे गुरुजी तो स्त्रियों को ही देते हैं या लड़कियों को ही नंबर देते हैं। अच्छा, तो वही कह रहा है निष्पादन का कारण बन सकता है, हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है जेंडर, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग में। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने हमारा वीडियो देखा है और थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमें आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने में। और आपको बहुत 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 धन्यवाद। प्लीज़, थैंक यू। हाँ, अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हो या हमसे गलत टिक लग गया हो, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।